नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी बेहतरीन, शानदार और लाजवाब वीडियो होने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का हिंदी है, जिसका नाम गोधली है जिस बुक का, उसका भाग 2, जिसके अंदर काव्य खंड है और उसका जो चैप्टर नंबर 5 है भारत माता, उसका हम लोग आज के इस सेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर कुल आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और एक अतिरिक्त प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के 36 प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। और इनके जो लेखक हैं वो हैं, इनके कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है कि नहीं। तो ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। 10th क्लास का जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अच्छा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा, क्या ही जाता है आपका। इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं पर लाइक कोई कर ही नहीं रहा है भाई, लाइक की संख्या बहुत कम रह रही है। तो थोड़ा सा हम मोटिवेशन में एक कमी महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं, कि हम धराशायी ना हो, इसके लिए थोड़ा सा एनर्जी बरकरार रहना चाहिए ना हमारा। तो उसके लिए लाइक का बटन आप लोग दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन जब इच्छा होगा तब दबा लीजिएगा, पर लाइक का बटन तो दबा ही लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं और देखिए, प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होता है ना, तो उसी 30 सेकंड के अंदर आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए पहला प्रश्न जो है हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 4 प्रकार का जो है इसके अंदर चित्र जो है वो दिया गया है, मतलब भाव दिया गया है। उस भाव में से कोई एक ऐसा जवाब जो है, एक भाव जो है वो भारत माता कविता में भारत का चित्र जो है उस भाव से स्पष्ट करने की कोशिश करी गई है, वो आपको बताना है इसके अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथा तथ्य जो है भारत माता कविता के अंदर भारत का जो चित्र है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त चंद्र से। चंद्र यानी चंद्रमा की बात हो रही है कि नहीं। किससे किया है भाई, आपको यह बताना है। सूर्य से किया है, कंचन से किया है, पुष्प से किया है, या फिर छाया युक्त चंद्र से किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत माता के जो श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है वो कवि ने किससे की है? तो सूर्य से ना की है, ना कंचन से की है, ना पुष्प से की है, छाया युक्त चंदन चंद्र से किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इस शरतेंदु जो है ना, शरदेंदु हासनी, तो ये शरदेंदु जो है ना, इसी का अर्थ जो होता है, शरदेंदु जो होता है इसी का अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु का चंद्रमा, तो उसी से तुलना किया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत माता किस कवि की रचना है? रामधारी सिद्धेनकर, प्रेम घन, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर कुंवर नारायण। किन की रचना है आपको बतानी है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक कवि ऐसे हैं जिन्होंने भारत माता की रचना करी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उन्होंने भारत माता कविता की रचना करी है। और अगला सवाल आपके सामने है, पंत जी की भारत माता कहाँ निवासनी है, मतलब कहाँ निवास करती है वो आपको बताना है। ग्रामवासनी है, नगरवासनी है, कहाँ की निवासनी है वो आपको बताना है। तो वो ग्राम की निवासनी है, नगर की वासनी है, या फिर शहर वासनी है, कहाँ की है, या फिर पर्वत वासनी है। मतलब भारत माता पंत जी के हिसाब से कहाँ बसती हैं? गांव में बसती हैं, नगर में बसती हैं, शहर में बसती हैं, या फिर पर्वत में बसती हैं। तो जो ये पंत जी हैं, इनके अनुसार जो भारत माता है वो ग्राम में बसती है, यानी कि ग्राम वासनी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, देखिए कविता जो है ना उसका भावार्थ भी पढ़िए, है कि नहीं। भावार्थ भी पढ़िए, सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे तो आप लोगों को मिला होगा, तो भावार्थ भी पढ़िए आप लोग उसको। और बुक को तो एक बार, कविता को भी 2-3-4 बार जब आप पढ़िएगा ना, एक के बाद एक पढ़ते जाइएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा ना, तो थोड़ा ना होता क्या है ना कि वो स्पष्ट होने लगता है कि नहीं। धीरे धीरे उसका उसका जो अर्थ है जो ना वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, ऐसा नहीं खाली रीडिंग मार लिए वैसा नहीं, इत्मीनान से पढ़िए। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, स्पष्ट होने लगता है। अच्छा, उसको समझने के लिए ना चैप्टर के लास्ट में शब्दार्थ भी दिया गया है, कि शब्दों का अर्थ भी दिया गया है, तो उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आराम से कविता जो है वो समझ में आ जाएगा कि क्या उस कविता के अंदर चल रहा है, कवि का क्या भाव है, वो सब आपको उससे पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? वीणा से, ग्रंथि से, ग्राम्य से, उच्छ्वास से। तो देखिए भारत माता जो कविता है वो जो कवि है उनके
उनका जो काव्य है वो कौन सा है, ग्राम्य काव्य से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जो सवाल होता है ना सर, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अच्छा, काहे भूल जाते हैं, देखिए भूलिएगा नहीं ना तो दिमागे फट जाएगा, है ना। भूलना इंसान की प्रवृत्ति में शामिल होता है, वो उसकी प्रकृति है कि इंसान कुछ याद करे वो भूल जाता है कि नहीं। तो आप अपना सिलेबस भी भूल जाइए तो बात ठीक नहीं है एग्जाम टाइम में जाइए गुल हो जाए तब तो सब गुण गोबर हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं ना, एक एक, है कि नहीं, एक एक, दो एक और तीन एक, एक फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आप नहीं भूलेंगे। इस फॉर्मूला के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को, है कि नहीं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। उस पर जब आप फॉलो कीजिएगा तो आप एक भी नहीं भूलिएगा। जो आपको याद करना है जो आपको, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, है, उसमें कहीं से भी नहीं भूलिएगा। इस फॉर्मूला के बारे में हम बताएंगे आगे आप लोगों को, है कि नहीं। आगे का कोई सेशन एक आएगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न का, देखिए भारत माँ का आंचल कैसा है, नीला है, लाल है, गीला है, धूल भरा है, या फिर किस तरह का है। भारत माता का आंचल कैसा है, नीला, लाल, गीला या धूल भरा। तो भारत माता का जो आंचल है वो क्या है, धूल भरा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में, श्यामली में, चंपारण में कि मेरठ में। तो इनका जो पंत जी हैं यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौशाम्बी कौसानी में, उत्तरांचल के अंदर, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था। इनकी माता जी का नाम आपको बताना है कि क्या था, सरस्वती था, लक्ष्मी देवी था, बुधिया देवी था या फिर सुमित्रा देवी था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे उनके माता जी का जो नाम था, उनके माता जी का क्या नाम था भाई, सरस्वती देवी था, है कि नहीं। और सरस्वती देवी जो इनकी माता जी थी, इनका जब जन्म हुआ ना सुमित्रा नंदन पंत जी का, उसके 6 घंटा पश्चात ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था, है कि नहीं। और इनके पिताजी जो थे वो गंगा दत्त पंत थे, जो कौसानी टी एस्टेट में क्या थे, अकाउंटेंट थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरस्वती देवी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की माता जी का नाम था। अगला सवाल देखिए, पंत जी के पिताजी का नाम क्या था, गंगा दत्त था, गंगाधर था, श्रीधर था या फिर श्रीदत्त था। बताया ना अभी उनके पिताजी का क्या नाम था, तो गंगा दत्त नाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई, मुगल सराय में, बनारस में, हरिद्वार में कि पाटलिपुत्र में। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई, कहाँ पाई है शिक्षा वो आपको बताना है। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई, बिल्कुल, तो कहाँ पाई थी उन्होंने, तो उन्होंने पाई थी बनारस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पंत जी का जन्म कब हुआ था, 1899 में, 1900 में, 1901 में, 1902 में। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, उसका दामन आपको थामना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1900 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, पंत जी का निधन कब हुआ था। अब इनके निधन के बारे में बताना है कि कब इनका निधन हुआ था। बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 दिसंबर 1977 को हुआ था, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पंत जी किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के, रीति युग के, छायावाद युग के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंत जी जो थे वो क्या थे, छायावादी कवि थे, है कि नहीं। छायावादी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावादी युग के कवि थे। अगला सवाल देखिए, पंत जी विरोधी थे किसके, मानवता के, मानवतावाद के, अतिवादिता के या फिर समाजवादिता के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंत जी जो थे वो समाजवाद प्रवृत्ति के तो थे, लेकिन वो अतिवादिता के क्या थे, विरोधी थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पंत जी का अंतिम काव्य था लोकायतन, पल्लव, वीणा या फिर युगपथ। तो देखिए पंत जी का जो अंतिम काव्य था, जो मतलब उन्होंने आखिरी में जो लिखा था अपने मृत्यु के मतलब पहले, वो अंतिम उनका काव्य जो था वो था क्या, लोकायतन था, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता था उसके अंदर। और ये जो थे वो मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे
अतिवादिता एवं संकीर्णता के जो घोर विरोधी थे। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, ये जो पंत जी थे वो अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। संकीर्णता मतलब क्या होता है, मतलब तुच्छ विचार रखने वाले, मतलब ना होता है नैरो सोचने वाला, एकदम ऐसे, मतलब एक क्या कैसे बताएं आपको, मतलब नैरो थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं ना, एक ही दिशा में सोचने वाले, बहुत तुच्छ सोचने वाले, ज्यादा उनका विचार उच्च नहीं होता है, मतलब निम्न स्तर का सोचते हैं, तो इस तरह के मानसिकता के वो घोर विरोधी थे। 16 नंबर प्रश्न, बिल्कुल पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, लोकायतन था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, युगवाणी किनकी रचना है, महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रा नंदन पंत का, या इनमें से कोई नहीं। युगवाणी किनकी रचना है, महादेवी वर्मा का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपको बताना है कि ये किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है, बिल्कुल ये जो है वो युगमाणी जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उच्छ्वास को, ग्रंथि, या फिर चिदम्बरा, या फिर गुंजेन। हाँ जी बिल्कुल, तो उनको जो कहा उन्होंने, देखिए पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास सब लिखा, लेकिन चिदम्बरा जो उनका था, चिदम्बरा जो रचना था उनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है, भारतीय जनता को, भारत माता को, भारत माँ के संतान को, इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए पंत जी जो ना है वो प्रवासिनी जो है वो भारत माता को कहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ जाता है, कवि पंत जी को किसका ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है वो भारत माता का जो ह्रास है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। भारत माता का ह्रास भी उनको राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, क्रंदन का अर्थ क्या है, क्रंदन का अर्थ आपको बताना है भाई साहब क्या है, क्रंदन का अर्थ आपको बताना है कि क्रंदन का अर्थ क्या होता है। देखिए क्रंदन का अर्थ जो होता है ना वो रोना होता है, रुदन होता है, रुदाली होता है कि नहीं, कोई सा भी आप रुदन कह लीजिए, रुदाली कह लीजिए, या फिर रोना कह लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रंदन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, तप संयम कौन सा समास है, इस सवाल का जवाब जो है, ग्रामर तो आप लोग पढ़ ही होइएगा, इस सवाल का जवाब हमको मेंशन कर लेने दीजिए। 23 नंबर सवाल का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 23 का जो सवाल का जवाब है, 23 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए, भारत माता शीर्षक प्रगत पंत की, प्रगत पंत के किस काव्य से संकलित है। ये प्रगत पंत नहीं, सुमित्रा नंदन पंत ना होना चाहिए, अरे गड़बड़ हो गया वहां पे। भारत माता शीर्षक सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य से किस काव्य से अरे किस काव्य संकलन से लिया गया है, गुंजन से, ग्राम्य से, युगवाणी से, या युगांतर से, युगांत से, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्य से लिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी का, या फिर अध्यात्मवाद का। तो देखिए यहाँ पे जो है ग्राम्य काव्य का जो संकलन कविता है उसका प्रभाव जो है यथार्थवाद पे है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ओहो क्या बात है, प्रकृति के सुकुमार कवि आपको बताना है कि किन्हें कहा जाता है। कितना शानदार प्रश्न है भाई साहब, ये आप लोग का 2019 या 19 या 21 के आसपास में किसी किसी साल पूछा गया था एग्जाम में आप लोगों का,
तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, पंत जी को। अगला सवाल देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी। तो देखिए भारत माता के संबंध में, देखिए प्रश्न वही है ना, पर ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई शंका हो जाए इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख करके जिसके अंदर ऑप्शन बदला हो। प्रश्न तो वही है ना, ग्रामवासिनी है। कहीं भी जाइएगा भारत माता सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार क्या है, ग्रामवासिनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, शरतेंदु हासिनी कौन है? जनता है, प्रजा है, माता है, भारत माता है? तो बिल्कुल शरतेंदु का मतलब क्या होता है? शरद ऋतु का चांद या फिर चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत माता के लिए इस्तेमाल किया गया है ना शरतेंदु हासिनी, हासिनी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, भारत माता के लिए? तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता प्रकाशनी। आप लोग जवाब दीजिए, हम बाद में बताएंगे। हम थोड़ा समय के बाद हम टाइम ले लेते हैं आप लोगों से, इत्मीनान से आप लोग इसका जवाब दे लीजिए। हम देखते हैं आप लोगों का कमेंट। क्लास जब चल रहा होता है ना तो हम कमेंट भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि चुपचाप खाली देख रहे हैं सुन रहे हैं। कमेंट भी कीजिए। आप वीडियो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, जो लोग नहीं किए हैं लाइक, उसको लाइक कर दीजिए भाई। है इतना मेहनत से आप लोग के लिए, इतना सेशन छाट छाट के आप लोग के लिए इतना वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, थोड़ा तो रहम कीजिए, लाइक तो कर लीजिए ना वीडियो को। चलिए 29 नंबर प्रश्न जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना साहिब में, कौसानी अल्मोड़ा में, सारण वैशाली में, बुटाटी राजस्थान में? तो अभी आप लोगों को बताए हैं ना कौन सा भी अल्मोड़ा में। देखिए एक ही सवाल है ना, तरीका बदला कि नहीं बदला? बदला ना, बदला कि नहीं बदला? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, पंत ने काव्य लिखा, उच्छ्वास, बादल, युगमारी, लोकायतन। सवाल देखिए और सवाल का तरीका देखिए, है कि नहीं? तो बिल्कुल पंत ने कौन सा काव्य लिखा था? लोकायतन लिखा था, जो कि उनकी आखिरी काव्य था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो हाथों को, भारत माता के दो पैरों को, भारत माता की दो आंखों को, या इनमें से सबको? तो देखिए गंगा यमुना को कवि ने भारत माता की जो दो आंखें हैं उसको उसके रूप में प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत माता के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? दीनता, दीनता, गरीबी में दुखिया है बेचारा, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, दीनता। ना तो धर्मता, ना तो कटुता, और ना ही ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 33 का। अगला सवाल देखिए, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरतेंदु का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपके शब्दार्थ वाले सेक्शन में दिया है ना, चैप्टर के लास्ट में जाइएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा वो भी बता दें, नीचे से आप लोग देख लीजिएगा, नीचे से 9 नंबर देखिएगा ना तो शरतेंदु आपको मिल जाएगा शब्दार्थ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया है? खुशहाल, उदासीनी, मिट्टी की या फिर प्रवासिनी? देखिए उन्हें प्रवासिनी तो बताया है गया है, लेकिन मिट्टी की प्रतिमा जैसी उदासीनी बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करें उससे पहले आप लोगों का जो अतिरिक्त प्रश्न है जिसका जवाब जो है, जिसका जवाब क्या करना है, जिसका जवाब जो है वो आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर देना है। 36 नंबर प्रश्न जो कि आपका अतिरिक्त, अच्छा अतिरिक्त कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, लेकिन मूल रूप से जो आप लोग का 35-35 का जो सेट चल रहा है ना प्रत्येक चैप्टर का, उससे ये प्रश्न एक अतिरिक्त है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको भुला जाइए कि नहीं पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछ सकता है। तो इसको कम्युनिटी पे भी आप लोग को जवाब देना है। 36 नंबर प्रश्न का जवाब कम्युनिटी पे जाके देना है, यहाँ पे ना तो कमेंट सेक्शन में देना है ना अभी लाइव क्लास में देना है। क्लास खत्म होने के बाद कम्युनिटी पे जाइएगा। कम्युनिटी कैसे मिलेगा? तो जो चैनल का नाम दिख रहा है ना आपके सामने, उस पर क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर जाइएगा तो वहाँ पे वीडियो, ये आपको होम दिखेगा, वीडियो दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगा, लाइव दिखेगा, उसके बाद कम्युनिटी दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर ही ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। और जो लोग अभी तक किसी भी कम्युनिटी पे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिए तो बहुत सारा प्रश्न आपको वहां से दिख जाएगा, आप वहां से दे भी सकते हैं, आप अपना मत भी रख सकते हैं वहां पे।
है कि नहीं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि।